और वो 100 रुपये बढ़कर 150 हो गए हैं। और अब फंड मैनेजर को लग रहा है कि इनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो शायद यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे और वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने 10 रुपये पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली अपनी, तो 100 वाला 150 हो गया था, 10 रुपये पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई, तो अब फंड 140 रुपये इन्वेस्टेड है। अब ये जो बचा हुआ 10 रुपया है वो फंड आपको वापस कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। अब जबकि अगर आप ग्रोथ जो दूसरा ऑप्शन है उसमें निवेश करेंगे, उसमें फंड करता ये सेम चीज है। 100 वाला 150 हो गया, आपने 10 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, पर वो आपको 10 रुपया वापस नहीं दिया जाता, उसे फंड में वापस निवेश कर दिया जाता है, जिससे वो कंटिन्यूअसली पैसा ग्रो होते रहे। तो डिविडेंड ऑप्शन का मतलब ये है कि जब भी फंड प्रॉफिट शेयरिंग करेगा या प्रॉफिट बुकिंग करेगा, जो भी पैसा आएगा या तो पूरा पैसा या उसमें से थोड़ा सा पैसा निवेशकों को वापस दे दिया जाएगा। ग्रोथ में वो पैसा वापस नहीं दिया जाता है, वो फंड में ही निवेश हो जाता है, री इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका नाम ग्रोथ ऑप्शन है। अब देखिए, डिविडेंड ऑप्शन में आपको कंपल्सरीली सेम अमाउंट हर फ्रीक्वेंसी पे मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि मार्केट्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, मार्केट्स में रिटर्न्स कितने बन रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग या प्रॉफिट कितना बुक किया जा रहा है, जिसके ऊपर से आपको उस समय का डिविडेंड इशू किया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है और ये देखा गया है पास्ट में फंड्स में कि क्योंकि फंड एक हिस्ट्री फॉलो करना चाहता है और हर महीना हर क्वार्टर आपको डिविडेंड देना चाहता है, तो कभी कभी प्रॉफिट ना होने के बावजूद आपके प्रिंसिपल में से थोड़ा सा पैसा आपको वापस दे दिया जाता है। इसीलिए सेबी ने पिछले साल इस स्कीम का नाम चेंज करके डिविडेंड से निकालकर पे आउट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉवल कर लिया था। तो ये दो तीन चीजें मेरे हिसाब से जो दर्शकों को समझनी चाहिए अगर वो डिविडेंड प्लान को ऑप्ट कर रहे। कविता जी, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? कविता जी, इसमें जब भी आप डिविडेंड्स लेते हैं तो ये आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाता है। तो अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको 30% टैक्स लग जाएगा। ये दूसरा रीजन है कि आप शायद डिविडेंड ऑप्शन आप ले तो थोड़ा सा टैक्स इनफेक्टिव होगा, क्योंकि जब भी आप ग्रोथ प्लान में निवेश करते हैं और 1 साल के बाद अगर आप बेच कर कुछ पैसा विड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर आपको 10% टैक्स लगता है। 1 साल से अंदर भी आपको 15% टैक्स लगता है इक्विटी स्कीम में। पर अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में और अगर आप डिविडेंड्स ले रहे हैं तो वो क्योंकि आपकी इनकम में ऐड हो जाते हैं, आपको 30% पे टैक्स कर दिया जाएगा। तो वो थोड़ा एक टैक्स इनएफिशिएंट वे ऑफ विड्रॉइंग है। टैक्स के लिहाज से तो ये बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है, लेकिन अगर मैं एक रिटायरी के लिहाज से समझना चाहूँ तो आपको क्या इस तरह की स्कीम्स की ओर बढ़ना चाहिए या आप इसको टोटली अवॉइड कर सकते हैं? कविता जी, मेरे हिसाब से आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मुझे आ रही है आपकी आवाज कविता जी। जी बोलिए। तो रिटायरीज के लिए अच्छा है अगर उनके पास और कोई इनकम नहीं है, क्योंकि रिटायरीज का हमने देखा है कि उनको इनकम जनरेटिंग पोर्टफोलियो चाहिए होता है। तो काफी रिटायरीज हमने देखा है कि फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल के इंटरेस्ट पे आउट ले लेते हैं बैंक से, क्योंकि उस तरह से उनको एक गारंटीड इनकम आता है। मगर अगर वो म्यूचुअल फंड में डालते हैं जैसे बोला गया, तो उसमें डिविडेंड ऐसा एक एग्जैक्ट फिक्स्ड अमाउंट नहीं आता है, तो उसमें थोड़ी सी संभावना रहती है ऊपर नीचे की। मगर अगर इनकम नहीं है और किसी सोर्सेज से और आपका टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, आप लो टैक्स में हो, मतलब 10 लाख से नीचे हो, तो आप ये डिविडेंड ऑप्शन ले सकते हैं उतने इनकम तक, उतना डिविडेंड तक, क्योंकि उसके बाद आपका टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाता है तो टैक्स इनएफिशिएंट बन जाता है ये ऑप्शन। तो ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका अगर 10 लाख से ज्यादा इनकम है, जो भी रिटायर्ड है और वो अभी भी इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम ज्यादातर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ऑप्शन दे देते हैं, जहां पे स्टेडी स्टेट एक फिक्स्ड अमाउंट वो डिसाइड कर सकते हैं जितना उनको चाहिए हर क्वार्टर या हर महीना।
चलिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की बात करते हैं। यहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत ही बखूबी से किया जा सकता है, बशर्त है कीर्तन आप इसको अच्छे से प्लान करें। पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिहाज से मुझे आप ये समझाएं कि अब तक जिसने जो कुछ भी निवेश कर रखा हो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान किन किन इंस्ट्रूमेंट्स पर लागू होता है और कैसे तय करना चाहिए कि आपको अपनी मासिक आय में से अगर इन्वेस्टमेंट में से पैसे चाहिए तो इसे कैसे निकाला जाए, वो प्रपोर्शन कैसे तय किया जा सकता है और कितना निवेश उससे पहले आपको करके रखना पड़ेगा, बिकॉज ये एक वर्किंग है मेरे ख्याल से जहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कविता जी, आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे निवेशक इस चीज में गलती करते हैं। देखिए, 2-3 चीजें मैं डेफिनेटली हाईलाइट करना चाहूंगा। पहली कि जब भी आपने मान लीजिए 100 रुपए का निवेश कर लिया, ठीक है, तो वो 100 रुपए का निवेश आप कहाँ कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि अग्रेसिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में, इक्विटी फंड्स में निवेश करके लोग एसडब्ल्यूपी करने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से ये गलत तरीका है एसडब्ल्यूपी करने का। अगर आपको एसडब्ल्यूपी करना है और स्पेसिफिकली अगर आप रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इसे आप डेट फंड्स में या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में रखें, उससे ज्यादा अग्रेसिव बेट्स ना लें। दूसरा, जैसे ही आपने पैसा निवेश कर दिया उसमें से तुरंत पैसा निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि देखिए ये फिक्स डिपॉजिट तो नहीं है। मार्केट में जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स या क्रेडिट मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे होएगा, पॉसिबल है कि आपकी एनएवी डेट फंड्स होने के बावजूद भी थोड़ी सी वॉलेटाइल रहेगी। तो अगर आप तुरंत पैसा निकालने की कोशिश करेंगे तो शायद पॉसिबल है कि आप अपने कैपिटल में भी डिप कर जाए। तो मेरे हिसाब से सही तरीका ये है कि आपको जब भी पैसा निकालना है उससे तकरीबन 12 से 18 महीने पहले उस पैसे को निवेश करें, उस पैसे को थोड़ा सा ग्रो होने दीजिए, जिसके बाद आप अपना एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कीजिए। इससे होगा ये कि मान लीजिए अगर किसी कारण थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मार्केट्स में आ भी जाती है तो आपने उन 12-18 महीनों में कुछ पैसे जमा किए होंगे ऑलरेडी, जिसकी वजह से आपको शायद प्रिंसिपल में आपका डिप ना करना पड़े। और तीसरी सबसे जरूरी बात यह है कि आपको कितना पैसा निकालना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि आप जिस प्रोडक्ट में पैसा निवेश कर रहे हैं उसमें अंदाजन आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। अब आप देखिए, अगर आप डेट फंड्स की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है 6.5, 7.5% तक आपको किसी भी समय में 3 साल के होराइजन के हिसाब से उतना पैसा या उतना रिटर्न शायद मिलने की काफी आसानी से संभावना हो सकती है। तो सबसे पहले तो उससे ज्यादा कभी भी ना निकालें। तो अगर आपको लगता है कि आपका डेट फंड तकरीबन आपको 7% तक रिटर्न दे सकता है तो आप 6% साल का, यानी महीने का आधा % सिर्फ उतना निकाले, क्योंकि अगर आप अपनी कमाई से ज्यादा पैसा विड्रॉ करेंगे तो वो फंड डिप्लीट होता जाएगा, आपका प्रिंसिपल कम होता जाएगा। तो ये 3 चीजें मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। डेट में निवेश कीजिए, 12 से 18 महीना दीजिए एसडब्ल्यूपी करने के पहले, और जितनी कमाई होने की संभावना है उससे कम पैसा निकालिए एसडब्ल्यूपी। सरलता से कीर्तन आपने समझाया। यहाँ पर एक चीज़ जो समझनी चाहिए लोगों को, वो टैक्स इम्प्लीकेशन जो गौतम, जो हर किश्त जो हम निकालते हैं क्या उस पर टैक्स लगेगा? तो अगर 5,000 रुपए से ज्यादा है तो डिडक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, मगर आपका फाइनली आपके जब आप टैक्स फाइलिंग करते हैं उस टाइम पे आपको बताना है कि आपका कितना डिविडेंड इनकम हुआ। तो अगर आपका टोटल डिविडेंड इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मिला के आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, और मानिए आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो फिर आपको 30% पे करना पड़ता है। तो आपका जो भी कैलकुलेशन रहेगा डिविडेंड इनकम पे, वो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपके इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से है। तो अगर आपका इनकम टैक्स ब्रैकेट एकदम ही लो है तो फिर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि 2 साल पहले जब गवर्नमेंट ने ये रूल चेंज किया तो वो लोअर इनकम और जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उनके पास अगर कुछ इनकम नहीं है तो वो डिविडेंड इनकम पे उनको टैक्स ना देना पड़े शुरुआत की जो इनकम है, और जैसे ही वो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं फिर थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है वो इनकम में। मगर जो रिच इन्वेस्टर्स है, वेल्दी इन्वेस्टर्स है, जिनके पास ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट में और ज्यादा डिविडेंड इनकम आ रहा है, दूसरी जगह से और सोर्स से इनकम आ रहा है, उनके लिए डिविडेंड ऑप्शन टैक्स एडवांटेजेस नहीं है। उनके लिए ग्रोथ ऑप्शन ज्यादा बेनिफिशियल है, और ग्रोथ में फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स जो है 10% वो
इम्पैक्ट करेगा अगर आप 1 साल के बाद इक्विटी से निकालते हैं या 3 साल के बाद डेट से निकालते हैं पैसा। तो जितने पैसे की जरूरत है हर क्वार्टर उतना निकाल दीजिए, या तो जैसे समझाया एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी कर सकते हैं जिससे आप हर मंथ या हर क्वार्टर निकाल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो पिछले क्वेश्चन का आंसर है थोड़ा सा, कि कोई इन्वेस्टर मैंने ऐसे देखे जो पैसा कुछ बचाना नहीं चाहते, वो सिर्फ इंटरेस्ट पे नहीं जीना चाहते, वो अपने प्रिंसिपल से भी इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो उनके लिए भी ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान अच्छा है, क्योंकि मान के चलिए अगर आपने 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इक्विटी म्यूचुअल फंड में और आपका 12% रिटर्न आ रहा है सालाना, तो आप 1,10,000 के आसपास निकाल सकते हैं हर महीना 20 साल के लिए, और 20 साल के बाद आपका जीरो हो जाएगा वैल्यू, मतलब आपका प्रिंसिपल भी चला जाएगा। तो आपने अपने लिए पैसे बचाए तो वही पैसे आप अपने पे खर्च रहे हैं आपके रिटायरमेंट के लिए। तो वो एक और ऑप्शन है जो इन्वेस्टर्स देखते हैं, स्पेशली अगर उनके पास और कोई अलग से पोर्टफोलियो बना हुआ है बच्चों के लिए या किसी और इमरजेंसी के लिए। चलिए, आप दोनों ने बहुत ही बारीकी से और बहुत सिंप्लीफाई करके ये दोनों कॉन्सेप्ट दर्शकों को समझाए, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और लेंगे उनके सवाल। ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक बार फिर से वो नंबर जहां पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का, और इस नंबर पर जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, लिखित रूप में सवाल भेज सकते हैं। चाहें तो अपने सवाल को वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करके भी वो वीडियो इस नंबर पर भेज सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दर्शकों के सवाल। स्टॉक इन्वेस्टर्स मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। पहले वो जो ब्लाइंड टिप्स पर पैसा लगाकर पहले थोड़ा कमाते हैं फिर ज़्यादा गंवाते हैं, और दूसरे वो जो सही स्टॉक्स गलत टाइम पर खरीदते हैं। जानते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है? इनके पुअर रिटर्न। उसमें मैंने 60,000 रुपए लगा रखे हैं। पिछले 6 महीने से मैं इसको देख रहा हूँ, ये माइनस में जा रहा है। अभी ये फिलहाल माइनस 18.25% रिटर्न दे रहा है। और दूसरा है मेरा टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें मैंने 51,000 इन्वेस्ट किए, उसको भी 6 महीने हो गए, और ये भी माइनस में रिटर्न दे रहा है 16.69%। तो मुझे अभी इसमें क्या करना चाहिए? बने रहना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए? सर मुझे बताएं, आपने क्या सोच के आईटी थीम चुनी निवेश के लिए, और दोनों फंड आपने आईटी के चुने और दोनों में आपने लमसम निवेश किया, क्या सोच थी इसके पीछे? कविता जी, ये एक्चुअली जून की बात है। जून महीने में आईटी में काफी बूम था और आईटी सेक्टर में काफी सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो यही सोच के मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, और मेरा नजरिया 3 साल का था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूसली आईटी सेक्टर के स्टॉक्स भी डाउन जा रहे हैं और जितने भी म्यूचुअल फंड थे वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो अभी मैं काफी मतलब कंफ्यूजन में हूँ कि मैं क्या करूँ। आपकी कंफ्यूजन और आपकी परेशानी बिल्कुल जायज़ है। आप एक लौते निवेशक नहीं होंगे जो इस परेशानी से जूझ रहे होंगे। वो तमाम निवेशक जिन्होंने इस समय इस तरह के सेक्टर में पैसे लगाए हैं, उनकी भी यही परेशानी होगी। और इसीलिए जब हम सेक्टर में निवेश करने की बात कहते हैं ना, तो हमेशा डिस्क्लेमर होता है कि आपको सेक्टर की समझ होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आपको अभी एक समय पर एक टाइम फ्रेम में बूम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि बाजार तो उतार चढ़ाव से भरा है ही, उसका माहौल ही ऐसा है, उसकी फितरत ही ऐसी है। लेकिन आपने 3 साल का नजरिया रखा है, ये आपने मुझे अच्छा बताया। गौतम, फिलहाल तो देखिए ये जबरदस्त घाटे में है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये निवेश कर रहे हैं, निवेश का मतलब ही यही है कि आप कम से कम 5 साल का नजरिया पकड़ कर चले, और वो भी आप सेक्टोरल फंड की बात कर रहे हैं, जिसकी नब्ज पकड़ पाना एक आम निवेशक के लिए आसान बात नहीं है। संपत भले ही थोड़ा सा बाजार को लेके परिचित है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन फिर भी परेशान हो गए हैं परफॉर्मेंस गिरने से। गौतम, तो संपत जी, मैं ये बोलूंगा कि अगर जैसे बोला अभी अर्पिता ने, अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो आप अगर 5 साल से ज्यादा का नजरिया रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आप अगर 3 साल का नजरिए से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सेक्टर फंड चॉइस थोड़ा गलत है,
मैं इसको मानूंगा जैसे कि आपका एक पंट है, आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू है, जिस करके आप उसमें देख रहे थे कि आपका 15-20% से ज्यादा शायद बन जाए रिटर्न। तो अगर आपका वो खुद का व्यू अभी भी है, आपको लगता है कि आईटी सेक्टर अच्छा करेगा दूसरे सेक्टर से ज्यादा, तो आप बने रहिए। मगर 3 साल का जो होराइजन है वो मुझे कम लगता है। मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा और बैलेंस्ड अप्रोच लेना पड़ेगा 3 साल के लिए। पूरा पैसा आप इक्विटी में मत डालिए। मैं आपको 2 फंड बताता हूँ जहां पे रिटर्न की संभावना कम है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम है, मगर वो ज्यादा फायदेमंद की वो है जहां पे आपका 3 साल का व्यू है। अगर 5-6 साल या 7 साल का व्यू होता तो मैं आपको अलग फंड बताता। तो ये मैं 2 फंड आपको जो बता रहा हूँ, एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और दूसरा है कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड। ये दोनों आप देखिए कॉम्बिनेशन है इक्विटी और डेट का। इसमें आपको एटलीस्ट 10-12% रिटर्न आने की संभावना रहती है, वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रहती है। मैं आपको 100% इक्विटी फंड भी नहीं बता रहा हूँ 3 साल के होराइजन की। संपत, समझना जरूरी है कि फंड खराब नहीं है, ठीक है? जी जी। और ना ही सेक्टर खराब है। संपत, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? यहाँ पर आपका जो नजरिया है, आपकी टाइमिंग है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। उसको भी अगर आप लंबा कर देंगे, क्योंकि आपने काफी ज्यादा निवेश किया हुआ है। गलती पहले ये हुई है कि आपने एकमुश्त पैसे लगा दिए। कीर्तन, मेरे ख्याल से संपत के जरिए ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमें तमाम सेक्टर फंड्स को लेकर और निवेशकों को आगाह भी करने की जरूरत है कि इतने उतार चढ़ाव वाले माहौल में, जहां पर हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी ट्रिगर्स हैं वो ज्यादा ग्लोबली हैं, बहुत जरूरी है कि आप एक एक सेक्टर की चाल को समझें। और जस्ट बिकॉज आपको कहीं पर थोड़ी सी तेजी दिखाई दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें पैसे लगा दें। संपत ने जो सेक्टर है वो अच्छा तो चुना है, लेकिन फिलहाल उसके लिए माहौल बिल्कुल विपरीत है। और उन्होंने निवेश भी तो किया है, तो भी लमसम निवेश किया है। अब कहाँ इनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, सलाह गौतम ने तो दे दी है, लेकिन आप वर्ड ऑफ कॉशन क्या देंगे कीर्तन? कविता जी, मैं सेक्टर फंड्स को लेकर एक चीज डेफिनेटली रिटेल निवेशकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, जनरली आपको ये कहा जाता है कि इक्विटी में आप आइए तो 3 साल के निवेश के साथ आइए, पर ये 3 साल का मिनिमम टाइम फ्रेम रिक्वायरमेंट सिर्फ लार्ज कैप के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप मिड कैप में आते हो तो कम से कम 5 साल, स्मॉल कैप में आते हो तो 7 से 8 साल, और इंडेक्स सेक्टर फंड्स में आते हो तो स्मॉल कैप जितना 60 से 8 साल का निवेश लक्ष्य लेकर आइए। उसके अलावा आप मत आइए। हैविंग सेड दिस, एक आपको बहुत सिंपल फॉर्मूला देता हूं मेरे हिसाब से। अगर आपको सेक्टर फंड में निवेश करना है, किसी को भी, कभी भी ऐसे सेक्टर में पैसा मत लगाइए जिसने पिछले 3 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसा सेक्टर ढूंढिए जिसने पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। आपकी प्रोबेबिलिटी कि आप नियर टर्म में पैसा कहाँ ज्यादा बना पाएंगे, आप वही ज्यादा पैसा बना पाएंगे जो सेक्टर ने पिछले 1, 2, 3 साल में परफॉर्म नहीं किया है। अगर आप ये छोटी सी सलाह फॉलो करेंगे सेक्टर फंड्स में निवेश करने के लिए, तो शायद आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करना जरूरी है। लार्ज कैप एक्सपोजर लीजिए, मिड कैप लीजिए, स्मॉल कैप लीजिए। जब आपने इन तीनों में एक्सपोजर ले लिया है और आपके पास कोई टैक्टिकल पैसा है निवेश करने के लिए, जो 5% आपके पोर्टफोलियो का, जिसपे आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, उसे आप भूल सकते हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, पर उसमें एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज्यादा रिटर्न की है, तो एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो आप सेक्टर फंड्स में लगाइए। आपका पोर्टफोलियो सेक्टर फंड्स नहीं हो सकता है। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अब सलाह समझ में आ गई हो। हमें जल्दी से अगले कॉलर की ओर बढ़ना पड़ेगा। पंकज फोन लाइन पर है। नमस्कार जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। आपने जो फंड्स के नाम दिए हैं, 3 फंड्स में आप निवेश कर रहे हैं? 4 फंड्स में? 4 फंड में। 20 साल में आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए? जी। कब से कर रहे हैं सर? हाँ जी। कब से कर रहे हैं निवेश? ये मैं कर रहा हूँ जी, 6 महीने से कर रहा हूँ लगभग। ओके। मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, एसबीआई का स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का टेक्नोलॉजी फंड है, मिरर एसेट ग्लोबल डेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ईटीएफ फंड ऑफ फंड भी आपने रखा हुआ है। ये जो आपने ग्लोबल फंड शामिल किया है, ये आपने क्यों किया? ये मैंने सोचा ये फ्यूचर में चलेगा,
अभी मैंने ये 2 महीने भी किया है लगभग। अच्छा, आप बाजार के जानकार हैं ना सर? मतलब आप पढ़ते हैं बाजार को, समझते हैं कैसे चाल उतार चढ़ाव भरी होती है, जानते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा भी आप निवेश करते हैं कहीं पर? नहीं, हाँ कुछ स्टॉक में भी मैं डालता हूँ पैसे। 1 लाख के आसपास का भी डाल रखा है, लेकिन इसमें कुछ चल नहीं रहा है कुछ। तो मैं म्यूचुअल फंड में पिछले 4-5 साल से लगभग डाल ही रहा हूँ, 4 साल से लगभग। ये मैंने सिर्फ चलाई हुई है लगभग 6 महीने से 1 साल के बीच में। चलिए, कीर्तन के पास जाना चाहूंगी। कीर्तन के लिए सवाल है ये। कीर्तन, इन्होंने कोई इनोवेशन की कसर नहीं छोड़ी अपने पोर्टफोलियो में। इन्होंने एक ब्लू चिप लिया हुआ, इन्होंने इमर्जिंग ब्लू चिप लिया हुआ है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, और टेक्नोलॉजी फंड है और इंटरनेशनल फंड है। कितना अग्रेसिव और कितना रिस्की है ये पोर्टफोलियो? आई थिंक काफी अग्रेसिव है पोर्टफोलियो आपका। सबसे पहले मैं आपकी रिक्वायरमेंट पर जाना चाहूंगा। फंड्स पे आऊँ उसके पहले, पंकज जी आपने कहा कि आपको तकरीबन 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं आज से 20 साल में। तो आपको, मुझे नहीं पता यहाँ पर आप SIP कितनी कर रहे हैं, पर आपको तकरीबन 10,000 रुपए के आजू बाजू SIP करनी पड़ेगी। अगर मैं ये मान के चलूँ कि आपको एवरेज 12% तक रिटर्न मिल सकता है अगले 20 सालों में। तो अगर आप 10,000 रुपए की SIP नहीं कर रहे, तो सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आप 10,000 रुपए तक की SIP करें। या तो आप आज से 10,000 रुपए अफोर्ड कर सकते तो वो कर लीजिए, या स्टेप अप SIP कीजिए। धीरे धीरे हर साल 10% से आपकी SIP बढ़ाते जाइए। आई थिंक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अब रही बात आपके फंड्स की, पंकज जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो काफी अग्रेसिव है। हालांकि आपके पास 20 साल का समय है, और 20 साल के समय में अग्रेसिव पोर्टफोलियो होना कोई बहुत बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है। पर ये जानना कि आप ये पोर्टफोलियो समझ कर बना रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, समय देना, उससे वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। ये आपने बहुत सही किया है, और आपके पास सही समय है आपके पोर्टफोलियो के लिए। पर क्या मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है आप किस में निवेश कर रहे हो? और थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप ये मिराई एसेट्स ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिंग है, जो शायद एक रिटेल इन्वेस्टर को एक मॉडल पोर्टफोलियो या एक कोर पोर्टफोलियो बनाने के बाद थोड़ा सा पैसा वहां पर निवेश करना चाहिए। पर आपका यहाँ पर उतना ही पैसा लगा हुआ है जितना आपने शायद एक SBI स्मॉल कैप में लगाया या ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी में लगाया। तो वो एक सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है मेरा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड, अगर आपके पास कोई बहुत स्पेसिफिक रीजन नहीं है आपने क्यों लिया है, तो आप उसे एक मिड कैप फंड से रिप्लेस कर दीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि आपका जो मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप है, उसमें आपको लार्ज कैप और मिड कैप में समान एक्सपोजर है। आपके पास स्मॉल कैप में एक्सपोजर है, आपके पास टेक्नोलॉजी फंड में एक्सपोजर है, पर मिड कैप का कॉम्पोजिशन आपके पोर्टफोलियो में काफी कम है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड कैप एक बहुत ही स्वीट स्पॉट है जहां पर आपको इन्वेस्ट करना डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आपके पोर्टफोलियो पे सलाह यही है कि आप, अगर बहुत क्लियर नहीं है कि आपने क्यों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड में पैसा निवेश किया है, तो उसे एक मिड कैप फंड से रिप्लेस कीजिए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। और पंकज के सवाल के बाद अब निकेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। डॉक्टर साहब, क्या हालचाल, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रायपुर से बोल रहा हूँ मैडम। चलिए बताइए सर। मुझे ये पूछना था मैडम कि जैसे ये ICICI म्यूचुअल फंड, ICICI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो मुझे 5,000 रुपए की SIP के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो ये मेरा जो डिसीजन है ये अगले 10 साल के लिए कैसा रहेगा मैडम? क्या पसंद आ रहा है आपको इसमें? जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इसमें ग्रोथ होने के चांसेस हैं। ट्रांसपोर्टेशन जैसे मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आपने अपने लिए पोर्टफोलियो जो बनाया है उसमें किस तरह के फंड्स हैं? हाँ, मेरे पास एक फंड है मैडम। मैंने UTI का निफ्टी 50 किया है 20,000 रुपीज पर मंथ में। तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा, जैसे 25 साल या 30 साल तक रहेगा वो। ओके, बस। ये मेरा सेकंड
मैं ऑप्शन सोच रहा हूँ, सेकंड चॉइस सोच रहा हूँ। आपका उद्देश्य क्या है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाने का, निवेश करने का सर? मेरी बिटिया की शादी की या फिर उसकी एजुकेशन के बारे में सोच रहा था मैडम। बिटिया छोटी है तो अगर हम आपको इसमें निवेश करने की सलाह नहीं देंगे तो तब भी आप 5,000 रुपए कहीं और निवेश कर सकते हैं ना? कर सकते हैं मैडम। यस मैडम। चलिए, ये सवाल जहां तक मुझे लग रहा है गौतम के लिए है। गौतम, देखिए थीमेटिक फंड है, ठीक है? यस मैडम। हाँ, मैं गेस्ट से बात कर रही हूँ। गौतम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी ठीक है। थीमेटिक फंड की बात हो रही है यहाँ पर। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड ने जो आईसीआईसीआई ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक फंड लॉन्च किया हुआ है, ऑब्वियसली अगर हम इसके लॉन्गर पर्सपेक्ट को देखकर निवेश करना चाहें तो शायद इट कुड मेक सेंस। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है, हम एक ऐसे निवेशक के पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं जिनके पास केवल एक ही फंड है, यूटीआई निफ्टी 50 इन्होंने ले रखा है और इनका मकसद अपनी बेटी की शादी का जो खर्च है वो इकट्ठा करना है। तो बेसिक जो कोर पोर्टफोलियो होता है वो इनके पास है नहीं। जिस थीम की ये बात कर रहे हैं, लॉन्गर टर्म में अगर हम देखें तो इस थीम में इनको फायदा हो सकता है, लेकिन फिलहाल निवेशक जो है उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि वो तुरंत अपने पोर्टफोलियो में थीमेटिक फंड को ऐड करें। आपकी क्या सलाह होगी? क्या आप इससे सहमत हैं? जी, तो मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर साहब, आप मान के चलिए आप पहली बारी जिंदगी में आइसक्रीम खाने वाले हैं। तो आप जब पहली बारी आइसक्रीम खाएंगे तो या तो आप चॉकलेट या वनीला फ्लेवर ट्राई करेंगे, आप सीधा बबल गम फ्लेवर या चेरी फ्लेवर नहीं ट्राई करेंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप पहले अपना कोर पोर्टफोलियो बनाइए जो जहां पे फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ज्यादा यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की। एक बारी आपका कोर पोर्टफोलियो बन गया जहां पे आप पैसा डाल रहे हैं और वहां पे आपका मूल्य थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर आप ये थीमेटिक फंड्स में डाल सकते हैं जिससे आपका रिटर्न ज्यादा हो पाए। तो शुरू में आप पहले अपना फाउंडेशन या बेस बनाइए। तो मैं ये कहूंगा कि फंड तो बहुत अच्छा है और 10 साल का आपका होराइजन भी अच्छा है, मगर मुझे ये डर है कि आप 2 महीने के बाद अगर फंड ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया तो आप म्यूचुअल फंड को ही से हट जाएंगे। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप पहले एक कोर पोर्टफोलियो बना दीजिए। ये जो 5,000 है, मैं आपको 3-4 फंड के नाम देता हूँ, इनमें आप ब्रेकअप करके डालिए, इससे आपका कोर पोर्टफोलियो बनेगा और उन्हीं फंड्स में धीरे धीरे ऐड करते रहिए जितना आप कर सकते हैं। तो एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, उसमें आप 1500 की सिप स्टार्ट करिए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, उसमें आप 1,000 रुपए डालिए। एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, उसमें आप 1,000 रुपए डालिए। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, इसमें आप 1500 डालिए। तो इससे आपका क्या हो रहा है, आपका एक एलोकेशन हो रहा है अक्रॉस द मेजर कोर पोर्टफोलियो फंड्स। उसके बाद आप ये थीमेटिक फंड्स में निवेश करें। चलिए, हम आगे बढ़ेंगे और एक और दर्शक का सवाल है, उससे पहले सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। कीर्तन, क्या होगा आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र? मेरा आज का गुरु मंत्र बड़ा आसान है पर लोग इसे फिर भी फॉलो नहीं करते। मार्केट में आप देखो, रोज कुछ ना कुछ रशिया में हो रहा है, यूएस में हो रहा है, रोज मैक्रो पे डिस्कशंस हो रहे हैं और साल के एंड में मार्केट वहीं का वहीं है। बहुत ऊपर गया, बहुत नीचे गया, वापस ऊपर आ गया। इसकी वजह से होता ही है कि बहुत टेम्पटेशन आता है लोगों में कि मार्केट टॉप आउट हो गया, बेच देता हूँ, नीचे खरीद लूंगा, या बहुत नीचे चला गया, ज्यादा पैसा डाल देता हूँ, ऊपर चला जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर ये हर वक्त याद रखिए, जितनी कम एक्टिविटी आप अपने पोर्टफोलियो में करेंगे उतना वो पोर्टफोलियो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। कहने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल है। मत देखिए अपने पोर्टफोलियो को 5 साल तक, और आपको शायद असली इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स तब मिलेंगे। गौतम जी, तो मार्केट की जो रिस्क है वो वैसे हम कम नहीं कर सकते, मगर अपने पोर्टफोलियो, अपने इन्वेस्टमेंट, अपने निवेश का रिस्क भले कम कर सकते हैं। हमें तब निवेश करना चाहिए मार्केट में, रिस्क हम ऐसे कम कर सकते हैं कि हम तब निवेश करें मार्केट में जब मार्केट में
मंदी चल रही है, जब सब डरे हुए हैं, तब आप और निवेश करिए। इससे आपका रिस्क भी कम हो जाता है, आपको वैल्यू मिलती है और उससे आपको आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न भी ज्यादा अच्छा मिलता है। ऑलराइट, तो चलिए ये है वो निवेश के गुरु मंत्र जो आपको अपनी पूरी निवेश की जर्नी में अपने साथ रखने हैं और इन पर अमल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन आपका, गौतम आपका, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग में आज उनकी सहायता की है। और मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन इस वादे के साथ कि अपने सवाल आप हम तक पहुंचाते रहेंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है जहां पर सीधे हम तक आप पहुंच सकते हैं। सवालों का इंतजार रहेगा। नमस्कार। ET Now स्वदेश पर जुड़िए मार्केट के दिग्गज टेक्निकल एनालिस्ट्स के साथ। बाजार के ट्रेंड्स जो बनाएंगे आपके पोर्टफोलियो को मजबूत, उनका अनुभव और बात की नजर बनाएंगे आपके मुनाफे को धमाकेदार। ओपनिंग बेल से लेकर दिन के आखिरी ट्रेड तक पाइए कमाई के अनगिनत आइडियाज। ET Now स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। सही स्टॉक्स